हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का चैप्टर 2 ज्योग्राफी। भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। भारत, लोक और अर्थव्यवस्था ये जो किताब है उसका चैप्टर 2 है। ये ज्योग्राफी के अंदर आती है बुक। मानव बस्तियाँ। मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का संकुल जिनमें मनुष्य रहते हैं। इस उद्देश्य के लिए लोग मकानों और अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं और अपने आर्थिक पोषण आधार के लिए कुछ क्षेत्र पर स्वामित्व रखते हैं। अतः बस्ती की प्रक्रिया में मूल रूप से लोगों के संवहन और उनके संसाधन आधार के रूप में क्षेत्र का आवंटन सम्मिलित होते हैं। बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्न होती हैं। उनका परिसर एक पल्ली से लेकर महानगर तक हो सकता है। आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण और सामाजिक संरचना बदल जाती है और साथ ही बदल जाते हैं पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी। बस्तियां छोटी और विरल रूप से लेकर बड़ी और संकुलित अवस्थित हो सकती है। विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियां जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती हैं गांव कहलाती हैं। दूसरी ओर कम किंतु बड़े अधिवास द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में विशेषीकृत होते हैं, जो इन्हें नगरीय बस्तियां कहा जाता है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर निम्नलिखित है। ग्रामीण बस्तियां अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि आधारित प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से करती है, जबकि नगरीय बस्तियां एक और कच्चे माल के प्रक्रमण और तैयार माल के विनिर्माण तथा दूसरी और विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर निर्भर करती हैं। नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं और न केवल नगर बस्तियों को बल्कि अपने पश्च भूमि की ग्रामीण बस्तियों को भी भोजन और कच्चे माल के बदले वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच प्रकार्यात्मक संबंध परिवहन और संचार परिपथ के माध्यम से स्थापित होता है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियां सामाजिक संबंधों, अभिवृद्धि और दृष्टिकोण की दृष्टि से भी भिन्न होती हैं। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं और इसलिए उनमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों में जीवन का ढंग जटिल और तीव्र होता है और सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। बस्तियों के प्रकार निर्मित क्षेत्र के विस्तार और अंतर्वास दूरी द्वारा निर्धारित होता है। भारत में कुछ 100 घरों में युक्त संहत अथवा गुच्छित गांव विशेष रूप से उत्तरी मैदानों में एक सार्वत्रिक लक्षण है। फिर भी अनेक ऐसे क्षेत्र ऐसे हैं जहां अन्य प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए अनेक कारक और दशाएं उत्तरदायी हैं। इनके अंतर्गत भौतिक लक्षण, भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु और जल की उपलब्धता, सांस्कृतिक। तो ग्रामीण बस्तियों के प्रकार किस तरह होते हैं। एक तो भौतिक लक्षण होता है, भूभाग की प्रकृति कैसी है, ऊंचाई कैसी है, जलवायु और जल की उपलब्धता कैसी है। सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक, सामाजिक संरचना, जाति और धर्म। सुरक्षा संबंधी कारक, चोरी और डकैतियों से सुरक्षा करते हैं। बृहद तौर पर भारतीय ग्रामीण बस्तियों को चार प्रकार से रखा जा सकता है। गुच्छित, संकुलित अथवा अकेंद्रित, नंबर 1। नंबर 2, अर्धगुच्छित अथवा विखंडित, मतलब कम छोटे छोटे गुच्छे हैं और बिखरे हुए हैं। नंबर 3, पल्लीकृत, एक छोटी सी एक पाला है। पाला मतलब एक पुरा है, पुरा बोलते हैं इसको अपने राजस्थान साइड, उत्तर भारत में। और परिच्छिद अथवा एकाकी, और 2-3 घर एक ही हो कहीं पे, तो इस तरह से, या फिर एक घर ही हो। गुच्छित बस्तियां, क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक संहत तो आप ये देख रहे हो चित्र में गुच्छित बस्तियां, उत्तर पूर्वी राज्यों में गुच्छित बस्तियां। तो ये चित्र गुच्छित बस्तियों का, जहाँ पे सारे घर एक ही प्लेस पर है ना, एक ही जगह पर। और ये है अर्धगुच्छित बस्तियां, एक घर यहाँ पे, एक घर दूर, तो इस तरह आधी गुथी हुई और कुछ एकल, और मतलब छोटे छोटे पूरे बहुत सारे हैं। तो गुच्छित बस्तियां पढ़ते हैं। गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक संहत अथवा संकुलित रूप से निर्मित होता है।
इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों और चारागाहों से पृथक होता है। संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप अथवा ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि आयताकार, अरीय, रेखिक इत्यादि। ऐसी बस्तियां प्रायः उपजाऊ जलोढ़ मैदानों अथवा उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। कई बार लोग सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारणों से संहत गांवों में रहते हैं, जैसे कि मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में। राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने संहत बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है। अर्धगुच्छित बस्तियां। सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां परिचित बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी बड़े संहत गांव के संपृथकन अथवा विखंडन के परिणाम स्वरूप भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग स्वेच्छा से अथवा बलपूर्वक मुख्य गुच्छ अथवा गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं। ऐसी स्थितियों में आमतौर पर जमींदार और अन्य प्रमुख समुदाय मुख्य गांव के केंद्रीय भाग पर आधिपत्य कर लेते हैं, जबकि समाज के निचले तबके के लोग और निम्न कार्यों में संलग्न लोग गांव के बाहरी हिस्सों में बसते हैं। ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। तो ये है अर्धगुच्छित बस्तियां। ठीक है, ऐसे गढ़ के आसपास तो जो मेन जमींदार हैं या फिर जो अमीर लोग हैं वो वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं, और बाकी जो थोड़े आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं वो दूर गांव के मेन सेंटर से बाहर की तरफ बसे हुए होते हैं ना। ये अर्धगुच्छित बस्तियां सेमी क्लस्टर्ड ये कहाँ पाई जाती हैं? ये राजस्थान में पाई जाती हैं, गुजरात में पाई जाती हैं, ठीक है, इनमें पाई जाती हैं। तो ये हमने अर्धगुच्छित पढ़िया। इससे पहले पढ़ा था हमने गुच्छित बस्तियां, उसके बाद हमने पढ़ा था अर्धगुच्छित बस्तियां, है ना। ठीक है, गुच्छित पढ़ लिया, अर्धगुच्छित पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पल्ली बस्तियां, हेमलेटेड सेटलमेंट्स। कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है, किंतु उन सबका नाम एक रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पान्ना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी इत्यादि कहा जाता है। किसी विशाल गांव का ऐसा खंडी भवन प्रायः सामाजिक एवं मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत में पाए जाते हैं। पढ़ेंगे हम परिचित बस्तियां, डिप्रेस्ड सेटलमेंट्स। भारत में परिचित अथवा एकाकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में एकाकी झोंपड़ियों अथवा कुछ झोंपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेतों अथवा चारागाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। बस्ती का चरम विक्षेपण प्राय भूभाग और निवास योग्य क्षेत्रों के भूमि संसाधन आधार की अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में बस्ती का यह प्रकार पाया जाता है। नगरीय बस्तियां। ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियां सामान्यतः संहत और विशाल आकार की होती हैं। ये बस्तियां अनेक प्रकार के कृषि, आर्थिक और प्रशासकीय प्रकारों में संलग्न होती हैं। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, नगर अपने चारों ओर के क्षेत्रों में प्रकार्यात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है, अतः वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय कई बार प्रत्यक्ष रूप से और कई बार मंडी, शहरों और नगरों की श्रृंखला के माध्यम से संपन्न होता है। इस प्रकार नगर गांवों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जुड़े होते हैं और वे परस्पर भी जुड़े हुए होते हैं। आप मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत नामक पुस्तक के अध्याय 10 में नगरों की परिभाषा देख सकते हैं। तो इस अध्याय को देखते हैं अपन, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। तो कक्षा 12 में ज्योग्राफी के अंदर ये 3 किताब है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य और भारत लोगों और अर्थव्यवस्था। तो इसमें अभी एक लाइन आई थी कि जो नगर है वो गांवों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों प्रकार से जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो नगरीय बस्तियां जो होती है वो गांवों से
जुड़ी हुई होती हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। तो ये इस किताब के चैप्टर तो इसमें लिखा हुआ है, आप मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत नामक पुस्तक के अध्याय 10 में नौरोई परिभाषा देख सकते हैं। तो ये ओल्ड एडिशन की किताब है। ये चैप्टर है अध्याय 10, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत का। चैप्टर 10 है जो लाइन लिखी हुई है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि गांव और जो शहर होते हैं वो एक दूसरे से परस्पर कनेक्ट होते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसमें डायग्राम वगैरह है वो देख लेते हैं अपन। बस्तियों का वर्गीकरण, ग्रामीण नगरीय द्विविभाजन, मानव बस्तियों का वर्गीकरण, ग्रामीण नगरीय द्विविभाजन, ये पेक्किन बस्ती, ये चित्र है। देखिए 1991 की भारतीय जनगणना में नगरीय बस्ती को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, सभी स्थान जहां नगरपालिका, निगम, छावनी बोर्ड, कंटोनमेंट बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति हो, कम से कम 5000 व्यक्ति वहां निवास करते हों, 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, वह जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, ऐसे स्थानीय क्षेत्र को नगरीय बस्ती कहेंगे। बस्तियों के प्रकार या प्रतिरूप। नंबर 1, संहत बस्ती। ये है संहत बस्ती। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की बस्तियां वे होती हैं जिनमें मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। यह है विकीर्ण बस्ती। इसमें क्या है, मकान दूर दूर होते हैं, प्राय खेतों के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। एक सांस्कृतिक आकृति जैसे पूजा स्थल अथवा बाजार बस्तियों को एक साथ बांधता है। यह है ग्रामीण बस्ती। ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमि से नजदीक संबंध रखती है। यहाँ के निवासी अधिकतर प्राथमिक गतिविधियों में लगे होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ना आदि। ठीक है। जल आपूर्ति, तो वहाँ पे तालाब वगैरह होते हैं या फिर नदियाँ, झीलें, झरने या फिर कुएं। वहाँ से भूमि, मनुष्य बसने के लिए उस जगह का चुनाव करता है जहाँ की भूमि कृषि कार्य के लिए उपयुक्त या उपजाऊ हो। यूरोप में दलदली क्षेत्र एवं निचले क्षेत्र में बस्तियां नहीं बसाई जाती, जबकि दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहने वाले लोग नदी घाटियों के निम्न भाग एवं तटवर्ती मैदानों के निकट बस्तियां बसाते हैं, जो कि उन्हें नम चावल की कृषि के लिए सहायक होते हैं। किसी भी क्षेत्र में प्रारंभिक आदिवासी उपजाऊ एवं समतल क्षेत्रों में ही बसते हैं। उच्च भूमि के क्षेत्र, ये चून क्षेत्र है, स्तंभी मकान, गृह निर्माण बस्तियां। मानव बस्तियों के विकसित होने से गृह निर्माण सामग्री की उपलब्धता भी एक बड़ा कारक होती है। जहां आसानी से लकड़ी, पत्थर आदि प्राप्त हो जाते हैं, मनुष्य वहीं अपनी बस्तियां बसाता है। वनों को काटकर प्राचीन कामों को बनाया गया था, जहां लकड़ी बहुतायत में थी। चीन के लोयस क्षेत्र में वहां के निवासी कंदराओं में मकान बनाते थे, एवं अफ्रीका की सवाना प्रदेश में कच्ची ईंटों के मकान बनते थे, जबकि ध्रुवीय क्षेत्र में एस्किमो हिम खंडों से अपने इग्लू का निर्माण करते हैं। सुरक्षा, नियोजित बस्तियां, ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप में आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ चैप्टर का, ताकि आपको सब लाइन लिखी हुई है ना कि इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में किसी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किस तरह संबंध होते हैं वो पढ़ चुके हैं। तो आपने तो पता नहीं देखा नहीं देखा, तो आप देख लो, एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको। पर ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप, तो यह विन्यास के आधार पर इसके मुख्य प्रकार है मैदानी ग्राम, पठारी ग्राम। कार्य के आधार पर, बस्तियों की आकृति के आधार पर रैखिक प्रतिरूप। ये रैखिक प्रतिरूप मतलब रोड के देखो साइड साइड में बने हुए मकान, बाकी खेत हैं बाकी, है ना। ये भी रैखिक प्रतिरूप का। आयताकार प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, तारे के आकार का प्रतिरूप, टी आकार, वाई आकार। तो बस्तियों के प्रकार है ना। ये देखो वाई आकार की बस्ती। कहते हैं ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की संख्या अधिक है एवं इनका आधारभूत ढांचा भी विकसित है। ये नियोजकों के सम्मुख बड़ी चुनौती और अवसर प्रस्तुत करते हैं। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति भी पर्याप्त नहीं है।
पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्रों में निवासियों को पेयजल हेतु लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है। जल जनित बीमारियां जैसे हैजा, पीलिया आदि सामान्य समस्या है। दक्षिण एशिया के देश प्राय बाढ़ एवं सूखे से ग्रस्त रहते हैं। सिंचाई सुविधाएं कम होने से कृषि कार्य पर भी प्रभाव पड़ता है। शौचघर एवं कूड़ा कचरा निस्तारण की सुविधाएं नगण्य हैं, जिससे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहती है। तो ये जो समस्या है उसमें लिखी हुई है, मोटे मोटे तौर पर आप जानते ही वैसे गाँव में क्या समस्या होती है। नगरीय बस्तियाँ। तीव्र नगरीय विकास एक नूतन परिघटना है। कुछ समय पूर्व तक बहुत ही कम बस्तियाँ कुछ हजार से अधिक निवासियों वाली थी। प्रथम नगरीय बस्ती लंदन नगर की जनसंख्या लगभग 18 ईस्वी तक 10 लाख हो गई थी। 1982 में विश्व में करीब 175 नगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले थे। 1800 में विश्व की केवल 3% जनसंख्या नगरीय बस्तियों में निवास करती थी, जबकि वर्तमान समय में 54% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 1800 में 3%, 1850 में 6%, 1900 में 14%, 1950 में 30%। विश्व की नगरीय जनसंख्या 1922 में 37%, 2001 में 48% और 2017 में 54%। मतलब विश्व की आधी जनसंख्या तो नगरों में रही है इस टाइम। नगरीय वस्तुओं का वर्गीकरण, उनके आकार, प्रशासनिक व्यवसाय, जनसंख्या का आकार। तो जनसंख्या के आधार पर नगरीय क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए अधिकतर देशों में इसी मानदंड को अपनाया है। जनसंख्या के आकार के आधार पर वर्गीकरण किया है नगरों का, है ना। अब भी करते हैं कि भाई इनकी जनसंख्या सेम है तो ये इस श्रेणी के नगर हैं, है ना। तो नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा कोलंबिया में 1500, अर्जेंटीना में, पुर्तगाल में 2000, संयुक्त राज्य अमेरिका, थाईलैंड में 2500, भारत में 5000, जापान में 30,000 व्यक्ति है। भारत में जनसंख्या के अतिरिक्त जनसंख्या घनत्व भी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए। साथ ही साथ गैर कृषि कार्य में लगी जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। विभिन्न देशों में जनसंख्या घनत्व अधिक या कम होने की स्थिति में घनत्व वाला मापदंड उसी के अनुरूप बढ़ाया घटा दिया जाता है। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड में 250 व्यक्तियों की जनसंख्या वाले सभी क्षेत्र नगरीय क्षेत्र कहलाते हैं। आइसलैंड में नगर होने की न्यूनतम जनसंख्या 300 मनुष्य होनी चाहिए, जबकि कनाडा में, वेनेजुएला में यह संख्या 1000 व्यक्ति है। व्यावसायिक संरचना, तो इटली में बस्ती को नगरी कहा जाता है, जिसकी आर्थिक रूप से उत्पादन जनसंख्या का 50% और गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। भारत में यह मानदंड 75% रखा गया है। प्रशासन, कुछ देशों में किसी बस्ती को नगरीय बस्ती में वर्गीकृत करने हेतु प्रशासनिक ढांचे को मापदंड माना जाता है। उदाहरण के लिए भारत में किसी भी आकार की बस्तियों को नगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वहाँ नगरपालिका, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र समिति है। इसी प्रकार लैटिन अमेरिका के देश ब्राजील एवं बोलिविया में जनसंख्या आकार को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रशासकीय केंद्र को नगरीय केंद्र माना जाता है। स्थिति, नगरीय केंद्रों की स्थिति उनके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर देखी जाती है। उदाहरण के तौर पर कृषि अवकाश शहरगाह की स्थिति के लिए जो आवश्यक बातें होनी चाहिए वो औद्योगिक नगर, सेना नगर या एक समुद्री पतन नगर के लिए आवश्यक स्थितियों से भिन्न होती है। सामरिक नगरों की स्थिति ऐसी जगह हो जहां इसे प्राकृतिक सुरक्षा मिले। खनिज नगरों के लिए क्षेत्र में आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी खनिजों का पाया जाना आवश्यक है। औद्योगिक नगरों के लिए स्थानीय शक्ति के साधन एवं कच्चा माल। पर्यटन केंद्र के लिए आकर्षक दृश्य या समुद्र तट। औषधीय जल वाला झरना या कोई ऐतिहासिक अवशेष। पतन के लिए पोताश्रय का होना। प्राचीन नगरीय बस्तियों की स्थिति जलग्रह, निर्माण सामग्री एवं उपजाऊ भूमि उपलब्धता पर निर्भर रहती थी, जबकि वर्तमान में भी उपरोक्त कारकों का महत्व कम नहीं हुआ है। फिर भी आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण ऐसे क्षेत्रों में भी नगरीय बस्तियां विकसित हो रही हैं जहां उपरोक्त सुविधाएं न हो। पाइपलाइन के द्वारा जल दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है एवं यातायात के साधनों के माध्यम से गृह निर्माण सामग्री भी दूरस्थ क्षेत्रों से प्राप्त की जा सकती है। नगरों के विस्तार में स्थान के अलावा उनकी स्थिति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
जो नगर महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग के निकट स्थित है, उसका विकास तेजी से हुआ है। नगरीय क्षेत्रों के कार्य। प्राचीन नगर प्रशासन, व्यापार, उद्योग, सुरक्षा एवं धार्मिक महत्व के केंद्र हुआ करते थे। वर्तमान समय में सुरक्षा तथा धर्म का कार्यात्मक विविधीकरण के रूप में महत्व घटा है, परंतु कई अन्य कार्य सूची में जुड़ गए हैं। आजकल कई नए कार्य हैं, जैसे मनोरंजनात्मक, यातायात, खनन, निर्माण, आवासीय तथा सबसे नवीन सूचना प्रौद्योगिकी आदि कुछ विशिष्ट नगरों में संपन्न होते हैं। इनमें से कुछ कार्यों के लिए नगरीय केंद्रों को समीप के ग्रामीण क्षेत्रों से किसी भी प्रकार के आधारभूत संबंधों की आवश्यकता नहीं होती। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का एक कार्य के रूप में वर्तमान एवं नवीन वस्तुओं के विकास पर क्या प्रभाव होगा? यद्यपि नगर बहुत से कार्य करते हैं, पर हम केवल उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों का ही उल्लेख करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम शेफील्ड के औद्योगिक नगर, लंदन को पतन नगर, चंडीगढ़ को प्रशासकीय नगर सोचते हैं। बड़े नगरों में विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त समय के अनुसार नए नए कार्य विकसित होते रहते हैं। इंग्लैंड के 19वीं शताब्दी के मछली पकड़ने वाले पतनों ने अब पर्यटन को विकसित कर लिया है। कई प्राचीन बाजार नगर अब विनिर्माण कार्यों के लिए जाने जाते हैं। नगरों एवं शहरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। प्रशासनिक नगर, राष्ट्रीय राजधानियां जहाँ पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, उन्हें प्रशासनिक नगर कहा जाता है। जैसे नई दिल्ली, कैनबेरा, बीजिंग, अदिस अबाबा, वाशिंगटन डीसी एवं लंदन इत्यादि प्रशासनिक नगर हैं। राज्यों में भी ऐसे नगर हो सकते हैं जिनका कार्य प्रशासनिक हो। उदाहरण के लिए विक्टोरिया, ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बेनी, न्यूयॉर्क, चेन्नई, तमिलनाडु इत्यादि। व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर, कृषि बाजार कस्बे जैसे विनिपेग एवं कंसास नगर। बैंकिंग एवं वित्तीय कार्य करने वाले नगर। वित्तीय करने वाले जैसे फ्रैंकफर्ट एम्स। अब मोटी अब मैं आपको पूरे चैप्टर एक दो लाइन के चक्कर में आपको पूरा चैप्टर दिखा रहा हूँ कि उसमें क्या है, उसमें क्या ओवरव्यू है, जिसमें नगरों के बारे में, गाँव के बारे में, किस तरह प्रत्यक्ष रूप से कनेक्टेड रहते हैं, नहीं रहते हैं, नगर किस तरह के होते हैं, उनका बैकग्राउंड किस तरह से होता है, तो उसके हम डिटेल में जान रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, ये दूसरी किताब का चैप्टर है, इस किताब का नहीं है। मैं जो अभी हमारा जो क्लास चल रही है वो भारत लोक अर्थव्यवस्था के चैप्टर 2 पे चल रही है। ठीक है, आते हैं सांस्कृतिक नगर पे, जैसे मक्का, जगन्नाथपुरी, बनारस आदि सांस्कृतिक नगर हैं। इसके बाद है आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, चपाकार, त्रिभुज, वर्गाकार। ठीक है, तो फिर अदिस अबाबा, नवीन पुष्प, मोटे मोटे तौर पर देख लेते हैं ना। कैनबरा। अब नगरीय बस्तियों के प्रकार। नगरीय बस्ती अपने आकार, उपलब्ध सुविधाओं एवं उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों के आधार पर कई नामों से पुकारी जाती है, जैसे नगर, शहर, मिलियन सिटी, सन्नगर, विश्व नगरी। नगर की संकल्पना को ग्राम के संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है। ग्रामीण जनसंख्या केवल जनसंख्या का आकारी मापदंड नहीं होता। नगरों एवं गाँवों में कार्यों की विषमता सदैव स्पष्ट नहीं होती है, परंतु कुछ विशेष कार्य जैसे निर्माण, खुदरा एवं थोक व्यापार एवं व्यावसायिक सेवाएं नगरों में ही विद्यमान होती हैं। शहर, यह अग्रणी नगर होता है जो अपने स्थानीय एवं क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाओं को पीछे छोड़ देता है। लेविस मुनपोर्ड के शब्दों में, वास्तव में शहर उच्च एवं अधिक जटिल प्रकार के सहचारी जीवन का भौतिक रूप है। शहर नगरों में बड़े होते हैं एवं उनके आर्थिक कार्य भी अधिक होते हैं। यहाँ पर प्रमुख वित्तीय संस्थान, प्रादेशिक प्रशासकीय कार्यालय एवं यातायात के केंद्र होते हैं। जब इनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो जाती है तब इन्हें मिलियन सिटी कहा जाता है। सन नगर, मिलियन सिटी, विश्व नगरी, मेगा सिटी का वितरण।
मेगा सिटी किसे बोलते हैं? एक मेगा सिटी शब्दावली उन नगरों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर या उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक हो। सबसे पहले 1950 में न्यूयॉर्क ने यह श्रेय प्राप्त किया था जब उसकी जनसंख्या 1,25,00,000 हो गई थी। वर्तमान में 25 मेगा सिटी हैं। पिछले 50 वर्षों में विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में इनकी संख्या बढ़ी है। तो ये नाम दिए हुए हैं 31 मेगा सिटी। टोक्यो जापान, इसकी जनसंख्या शायद 3 करोड़ है। अभी वन पता लगाते हैं कितनी। टोक्यो की जनसंख्या बता रहा है 14 मिलियन। इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 मिलियन में होता है 10 लाख, है ना? तो 140 लाख, 140 मतलब 1,40,00,000। ठीक है। ये आपके सामने दिख रही है जापान की जनसंख्या 12.57 करोड़ 2021 के हिसाब से, और किताब में लिखी हुई है दिल्ली की तो 2011 की जनगणना के अनुसार है 1.67 करोड़, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1.67 करोड़। तो इसमें लिखा हुआ है 2012 के हिसाब से शायद 2,64,00,000 लिखा हुआ है इसमें, है ना? इसी तरीके से लिखा करो भैया, कैसे लिख रखे हैं आपने। अब देखो, विकासशील देशों में मानव बस्तियों की समस्या है। विकासशील देशों में बस्तियों से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे अवारणीय जनसंख्या केंद्रीकरण, छोटे एवं तंग आवास एवं गलियां, पीने योग्य जल जैसी सुविधाओं की कमी। इसके अतिरिक्त इनमें आधारभूत ढांचा जैसे बिजली, गंदे पानी की निकासी, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि सुविधाओं की भी कमी होती है। क्या आपने नगर, कस्बे, ग्राम में उत्पन्न निम्नलिखित समस्याओं में किसी एक की पहचान कर सकते हैं? पीने योग्य जल की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, मल निकासी व्यवस्था, परिवहन एवं संचार सुविधाएं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा की अवसंरचना, जल एवं वायु प्रदूषण। क्या आप उपरोक्त समस्याओं के समाधान सोच सकते हैं? नगरीय बस्तियों की समस्याएं, रोजगार के अवसर एवं नागरिक सुविधाओं के लिए मानव शहरों की ओर आता है, परंतु विकासशील देशों में अधिकतर शहर अनियमित हैं, अतः आने वाले व्यक्ति अत्यंत भीड़ की स्थिति पैदा कर देते हैं। विकासशील देशों के आधुनिक शहरों में आवासों की कमी, लंबवत विस्तार, बहुमंजिला मकान तथा गंदी बस्तियों की वृद्धि प्रमुख विशेषताएं हैं। अनेक शहरों में जनसंख्या का बढ़ता भाग निम्न स्तरीय आवासों जैसे गंदी बस्तियों, अनधिकृत बस्तियों में रहते हैं। भारत के अधिकांश मिलियन सिटी 25% निवासी अवैध बस्तियों में रहते हैं, और ऐसे नगर अन्य नगरों की अपेक्षा दोगुनी तेजी से बढ़ रहे हैं। एशिया पैसिफिक देशों में नगरीय जनसंख्या का 60% भाग अनधिकृत बस्तियों में रहता है। इसे बोलते हैं गंदी बस्ती। एक स्वस्थ शहर क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बतलाया कि एक स्वस्थ शहर में निम्न सुविधाएं अवश्य होनी चाहिए: स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण, सभी निवासियों को आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, स्थानीय सरकार में समुदाय की भागीदारी, सभी के लिए आसानी से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं। आर्थिक समस्याएं, विश्व के विकासशील देशों के ग्रामीण एवं छोटे नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगार की
घटते अवसरों के कारण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। यह विशाल प्रवासी जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों, अकुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि कर देती है, जबकि इन क्षेत्रों में जनसंख्या पहले से ही चरम पर होती है। सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं। विकासशील देशों के शहर विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त हैं। अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों के कारण बहुसंख्यक निवासियों की आधारभूत सामाजिक ढांचागत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। उपलब्ध स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाएं गरीब नगरवासियों की पहुंच से बाहर रहती हैं। विकासशील देशों में स्वास्थ्य सूचक भी एक निराशाजनक चित्र प्रस्तुत करते हैं। बेरोजगारी एवं शिक्षा की कमी के कारण अपराध अधिक होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानांतरित जनसंख्या में पुरुषों की अधिकता के कारण इन नगरों में जनसंख्या का लिंग अनुपात असंतुलित हो जाता है। पर्यावरण संबंधी समस्याएं। विकासशील देशों में रहने वाली विशाल नगरीय जनसंख्या जल का केवल उपयोग ही नहीं करती, वरन जल एवं सभी प्रकार के व्यर्थ पदार्थों का निस्तारण भी करती है। विकासशील देशों के अनेक नगरों में पीने योग्य पानी की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति तथा घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना अत्यधिक कठिन है। घरेलू एवं औद्योगिक कार्यों के लिए परंपरागत ईंधन के व्यापक उपयोग के कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। एक अनुपयुक्त मल निस्तारण व्यवस्था अस्वास्थ्यकर दशाएं पैदा करती है। घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्ट को सामान्य मल व्यवस्था में डाल दिया जाता है या बिना किसी शोधन के अनिश्चित स्थानों में डाल दिया जाता है। जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए विशाल कंक्रीट ढांचे बनाए जाते हैं, जो नगरों में ऊष्म द्वीप बनाने में सहायक भूमिका निभाते हैं। तो ये हमने नगरों के और उसकी समस्याओं के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया। तो इसमें हमने क्या देखा, नगरीय बस्तियों के बारे में। नगरीय बस्तियों के प्रशासनिक ढांचा, जनसंख्या के आधार पर, उद्योग के आधार पर, विभिन्न नगर विभिन्न कारणों से बने होते हैं। ठीक है, उनका आधार अलग अलग होता है, तो उसके बारे में है। तो वापस आते हैं अपन यूनिट सेकंड के अध्याय 2 में मानव बस्तियां पर। इसमें अपन पढ़ लिए थे, कहाँ तक पढ़ लिए थे? इसमें अपन पढ़ लिए थे मानव बस्तियां के इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। इसके बाद ग्रामीण बस्तियों के प्रकार पढ़ लिया था, किस किस तरह की होती है, गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्ली, परिचित। नगरीय बस्तियों में पढ़ रहे थे अपन नगरीय बस्तियों के बारे में। इसमें यहाँ तक पढ़ लिए थे हमने कि आप मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत नामक पुस्तक के अध्याय 10 में नगरों की परिभाषा देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपन पढ़ लेते हैं। ग्रामीण बस्तियों के बारे में पढ़ लिए, अब आते हैं नगरीय बस्तियों के बारे में। और नगरीय बस्तियों के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि आप मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत की किताब अध्याय 10, उसमें अपन अभी चैप्टर पढ़ा था जस्ट पहले, तो उसमें नगरीय बस्तियों के बारे में, शहरों के बारे में अच्छे से अभी अपन ने देखा था। ठीक है, हम देखेंगे नगरीय बस्तियों के बारे में। तो भारत में नगरों का विकास। भारत में नगरों का अभ्युदय प्रागैतिहासिक काल से हुआ है। नगरों का विकास, ठीक है, अभ्युदय मतलब विकास, है ना। अभ्युदय, अभ्युत्थानम सुना होगा आपने, संस्कृत में वर्ड आता है, संस्कृत में, हिंदी में भी आता है, यूज लेते हैं काफी। अभ्युत्थानम मतलब ऊपर उठना, कि नगरों का विकास, क्या किस तरह नगर, गांवों से नगर बने, है ना भाई। पहले नगर थोड़े थे, स्टार्टिंग में तो गांव में थे। जहां तक सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर अस्तित्व में थे। इसके बाद का समय नगरों के विकास का साक्षी है। यह समय 18वीं शताब्दी में यूरोपियों के भारत आने तक आवधिक उतार चढ़ाव से भरा रहा। विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर, आधुनिक नगर। प्राचीन नगर। भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं। इनमें से अधिकांश का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ है। वाराणसी इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है। प्रयागराज, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र, पटना, मदुरई देश में प्राचीन नगरों के कुछ अन्य उदाहरण हैं। मध्यकालीन नगर।
वर्तमान के लगभग 100 नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। इनमें से अधिकांश का विकास रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालय के रूप में हुआ। ये किला नगर है जिनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडरों पर हुआ है, जैसे नगरों में दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर। ये कैसे मध्यकालीन नगर। और प्राचीन नगर कौन से? प्रयागराज, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र, पटना, मदुरई, ये प्राचीन नगर हैं। 2000 से भी अधिक वर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले नगर हैं, है ना। मध्यकालीन नगर देख लिया अपन ने, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर। अब देखेंगे आधुनिक नगर। अंग्रेजों और अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाते हुए उन्होंने सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी इत्यादि जैसे व्यापारिक पतन विकसित किए। अंग्रेजों ने बाद में 3 प्रमुख नोडों मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की और उनका अंग्रेजी शैली में निर्माण किया। ये किसका डायग्राम है? देखिए, नगरीकरण की प्रवृत्तियां। तो 1901 में नगरों की संख्या कितनी थी? 1827। ठीक है, भारत के नगरों की बात है ना। और उनकी जनसंख्या कितनी थी? 25,851। कुल नगरीय जनसंख्या कितनी थी उस टाइम? 10.84%। 10.84% है ना। 1911 में कितनी हुई? 1800 बढ़ी, नहीं घटी। 1921 में बढ़ी। ठीक है, कितनी बढ़ी? लास्ट में 10 की वृद्धि लिखा हुआ है, वहाँ पे देखो आप हर साल कितनी % बढ़ रही है। 0.35, 8.27, 19, 31, 41, 26, 38, 46, 36, 31, इस तरह बढ़ती है। और आज की डेट में 2011 में जनगणना के अनुसार है 6171 नगर है भारत देश के अंदर, है ना। और उनके अंदर जनसंख्या है 3,77,00,000। ठीक है। और कुल नगरीय जनसंख्या का % कितना है इस टाइम? 31.16 2011 में। कि हमारे देश के अंदर, हमारे देश की बात हो रही है। इससे पहले अपन ने पढ़े थे एक लाइन के अंदर कि पूरे देश की आधी से ज़्यादा आबादी तो नगरों में रह रही है, वो विश्व में है। ठीक है, भारत देश के अंदर 31% आबादी नगरों में रह रही है, वही 70% अभी भी गाँव के अंदर है। हाँ, 2021 में डाटा बढ़ गया होगा, 31 का 40% हो सकता है और उधर 60% हो सकता है। ठीक है, तो वो तो नई जनगणना आएगी तो पता चलेगा। तो ये हमने सारणी देख ली। ठीक है, इससे पहले अपन क्या लाइन पढ़ रहे थे कि अंग्रेजों ने अपनी शैली में निर्माण किया, अपनी प्रभाविता को प्रत्यक्ष रूप से अथवा रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से तेजी से बढ़ाते हुए उन्होंने प्रशासनिक केंद्रों, ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में पर्वतीय नगरों को स्थापित किया और उनमें सिविल, प्रशासनिक और सैन्य क्षेत्रों को जोड़ा। 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का भी जन्म हुआ। जमशेदपुर उसका एक उदाहरण है। तो 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का जन्म हुआ। जमशेदपुर के वहाँ पे स्टील के संयंत्र हैं बड़े बड़े। आपको चाहे और अच्छे के बारे में जानना जमशेदपुर के बारे में तो देख लीजिए। तो ये आपके लिए जमशेदपुर विकिपीडिया पे खोला, उसमें देखो जमशेदपुर में क्या है वही ऐसा। तो उसे टाटा नगर भी कहते हैं। भारत के झारखंड का एक शहर है जमशेदपुर, है ना। और यहाँ पे क्या है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्का की स्थापना इस शहर की बुनियाद पड़ी। इससे पहले ये साक्ची नामक एक आदिवासी गांव हुआ करता था। यहाँ की मिट्टी काली होने के कारण इसे काली माटी भी कहा जाता था तथा टाटा नगर रेलवे स्टेशन का नाम पहले काली माटी रेलवे स्टेशन रखा गया था। खनिज पदार्थों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता और खरकई तथा सुवर्णरेखा नदी के आसानी से उपलब्ध पानी तथा कोलकाता से नदी के कारण यहाँ आज के आधुनिक शहर का पहला बीज बोया गया। यह भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर है।
शहर के संस्थापक जमशेदजी नौसरवानजी टाटा। ये जमशेदपुर। तो झारखंड आपको दिख रहा होगा, ये झारखंड, इसके अंदर है जमशेदपुर दक्षिण हिस्से में। ठीक है, वापस आते हैं अपने चैप्टर पे। 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का भी जन्म हुआ। जमशेदपुर उसका एक उदाहरण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक नगर प्रशासनिक केंद्रों जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर इत्यादि और औद्योगिक केंद्रों जैसे दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी के रूप में विकसित हुए। कुछ पुराने नगर महानगरों के चारों ओर अनुषंगी नगरों के रूप में विकसित हुए, जैसे दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक और गुरुग्राम इत्यादि। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते निवेश के साथ पूरे देश में बड़ी संख्या में मध्यम और छोटे नगरों का विकास हुआ है। अब देखो, गांव में अगर अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा तो अच्छे मकान बनेंगे, उद्योग बनेंगे, तो वो सिटी जैसे लगने लग जाएगा। अच्छा अगर इन्वेस्टमेंट होगा गांव के ऊपर, अच्छे रोड होंगे, अस्पताल बन जाएगा, हॉस्पिटल बन जाएगा, पार्क बन जाएंगे, इंटरनेट सुविधा जाएगी, सारी मतलब हर फैसिलिटी, फिर वो छोटा नगर तो लगेगा ही ना। तो इस तरह बहुत सारे काम तो औद्योगिक वजह से, जैसे अभी जमशेदपुर का हमने उदाहरण सुना था, तो गाँव ही था, काली मिट्टी वाला, है ना, तो वो शहर बन गया। तो ऐसे अब बनेंगे, अभी और भी बनेंगे। भारत में नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर 31.16% था, जो विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी है। नगरीय केंद्रों के विवर्धन और नए नगरों के आविर्भाव ने देश में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि और नगरीकरण में सार्थक भूमिका निभाई है, किंतु नगरीकरण की वृद्धि दर पिछले 2 दशकों में धीमी हुई है। नगरों का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण। अपनी केंद्रीय तथा नोडीय स्थान की भूमिका के अतिरिक्त अनेक शहरों और नगर विशेषीकृत सेवाओं का निष्पादन करते हैं। कुछ शहरों और नगरों को कुछ निश्चित प्रकारों में विशिष्टता प्राप्त होती है और उन्हें कुछ विशिष्ट क्रियाओं, उत्पादनों अथवा सेवाओं के लिए जाना जाता है। फिर भी प्रत्येक शहर अनेक प्रकार्य करता है। प्रमुख तथा विशेषीकृत प्रकार्य के आधार पर भारतीय नगरों को मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकार से प्रकृत किया गया है। प्रशासन, शहर और नगर। उच्चतर क्रम के प्रशासनिक मुख्यालय वाले शहरों को प्रशासन नगर कहते हैं, जैसे कि चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलांग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई इत्यादि। ये क्या है, प्रशासन है, यहाँ पे राजधानी है ना, राजधानी है। दिल्ली में तो राष्ट्रीय राजधानी है, बाकी ये चेन्नई वगैरह, जयपुर, गांधीनगर, श्रीनगर, ये क्या है, ये राज्य की राजधानी है। प्रशासन चलता है ऐसे पूरे राज्य का, पूरे राज्य पर प्रशासन चलता है इन शहरों से, तो प्रशासनिक शहर है। और फिर वो बाद में नगर के रूप में डेवलप हो गई फिर वहाँ पे। फिर औद्योगिक नगर। मुंबई, सेलम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई इत्यादि के विकास का प्रमुख बल उद्योग का विकास रहा है। परिवहन नगर। ये पतन नगर जो मुख्यतः आयात और निर्यात कार्यों में संलग्न रहते हैं, जैसे कांडला, कोच्चि, कोझिकोड, विशाखापट्टनम इत्यादि, अथवा आंतरिक परिवहन की दूरियां जैसे धूलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी इत्यादि हो सकते हैं। नगरीय संकुलों। नगरों की राज्यवार सूची बनाएं और नगरों के इस वर्ग के अंतर्गत राज्यानुसार जनसंख्या को देखें। तो एक एक्टिविटी दी हुई इसमें कि नगरों की राज्यवार,
मतलब हर राज्य में कौन कौन से नगर हैं उनकी सूची बनाएं। जैसे राजस्थान के अंदर उदयपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, बहुत छोटे छोटे नगर और भी, बूंदी, इधर सीकर, चूरू, हनुमानगढ़, जो भी मतलब जो जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले, वो भी छोटे छोटे नगर हैं, नगर पालिकाएं वहाँ पे है ना। तो उनकी सूची बनाने को बोल रहा है राज्य में, हर राज्य की, और उनकी जनसंख्या को देखें। ठीक है, तो इस तरह छोटी छोटी एक्टिविटी आप चलाएं, उससे क्या है आपका चैप्टर में अच्छा डेप्थ से जाएगी, एक अच्छा सेंस बनेगा और याद भी रहेंगी चीज़ें। स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है जो आधारभूत सुविधा, साफ तथा सतत पर्यावरण और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करते हैं। स्मार्ट शहरों की विशेषता आधारभूत सुविधाओं और सेवाओं के लिए स्मार्ट समाधानों को लागू करना है, जिससे क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं के कम जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप में बनाया जा सके। साथ ही साथ कम संसाधनों का उपयोग तथा सस्ती सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इस योजना में सतत तथा समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य एक ऐसे सघन क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना है जो एक मॉडल के रूप में अन्य बढ़ते हुए शहरों के लिए लाइट हाउस का काम करे। वाणिज्यिक नगर। व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त शहरों और नगरों को इस वर्ग में रखा जाता है। कोलकाता, सहारनपुर, सतना इत्यादि। खनन नगर। ये नगर खनिज समृद्ध क्षेत्रों में विकसित हुए, जैसे रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली इत्यादि। गैरीसन छावनी नगर। इन नगरों का उदय गैरीसन नगरों के रूप में हुआ है, जैसे अम्बाला, जालंधर, महू, बवीना, उधमपुर इत्यादि। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर। वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरै, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन अपने धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध हुए। शैक्षिक नगर। मुख्य परिसर नगरों में कुछ नगर शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित हुए हैं, जैसे रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी इत्यादि। इलाहाबाद। पर्यटन नगर। नैनीताल, मसूरी, शिमला, पचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, उड़ल गंडमल, माउंट आबू कुछ पर्यटन गंतव्य स्थान। नगर अपने प्रकार में स्थिर नहीं है, उनके गतिशील स्वभाव के कारण प्रकार्य में परिवर्तन हो जाता है। विशेषीकृत नगर भी महानगर बनने पर बहुप्रकारात्मक बन जाते हैं, जिनमें उद्योग, व्यवसाय, प्रशासन, परिवहन इत्यादि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रकार्य इतने अंतर्ग्रथित हो जाते हैं कि नगर को किसी भी विशेष प्रकार्य वर्ग में वर्गित नहीं किया सकता। ठीक है, तो कुछ नगर ऐसे होते हैं पर्यटन नगर और विशेषीकृत नगर भी, जो मतलब महानगर बनने पर मतलब उसमें सब कुछ होता है, उसमें व्यवसाय भी होता है, प्रशासन भी होता है, परिवहन भी होता है, सही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो फिर वर्गित करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखे नगरों की वर्गीकरण, वाणिज्यिक नगर, प्रशासन नगर, ये सब। ठीक है, तो नगरीकरण देख लिया हमने। अभी हमने पढ़ा था भारत में नगरीकरण के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था भारत में नगरों का विकास के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था नगरीय बस्तियों के बारे में। इससे पहले गाँव की बस्तियों के बारे में, है ना, ग्रामीण बस्तियों के बारे में। ठीक है, ये अपना चैप्टर मानव बस्तियाँ, ग्रामीण बस्ती, शहरी नगर, ठीक है, नगरीय बस्तियाँ और भारत में नगरीकरण, इसके बारे में हमने पूरी डिटेल में देखा। ये चैप्टर हो गया ख़त्म। और हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे अब इसी किताब की भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, कक्षा 12 की ज्योग्राफी जो बुक है, उसके हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और हम चैप्टर 3 में मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।